हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल नीट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा जो परीक्षा आपकी 2026 में हिंदी भाषा की कराई गई है, उस परीक्षा के सभी जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं हाई स्कूल 2026 की परीक्षा में, उसके सभी 10 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पूरा लाइव विस्तृत हल करेंगे व्याख्यात्मक तरीके से। मेरे पास जो पेपर कोड है ये आपका 801FF है और ये आपका यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है इस पेपर में। तो दोस्तों, ये इस पेपर में पूर्णांक दिया है आपका 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट का समय है। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि खंड अ में कितने प्रश्न हैं। तो खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड अ के अलावा जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये बहुविकल्पी वाले, उसका ओएमआर में, यानी कि आपको एक पेपर ऐसा मिलेगा ओएमआर सीट भरने के लिए, इसमें जो सही आंसर होगा उसको आपको गोला करना है, ऐसे गोला करके आंसर देना है। तो ये है। बाकी खंड ब में आपको 50 नंबर के व्याख्यात्मक आंसर देने हैं और खंड ब में के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसके अलावा ये दिया गया है 8वें में कि प्रथम प्रश्न से आरंभ करिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें, ये निर्देश दिया गया है हाई स्कूल के द्वारा, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। अब बढ़ेंगे हम लोग सीधे अपने पॉइंट की ओर। यहाँ से खंड अ बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना है, अर्थात किसको माना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद छंद वर्णन की महिमा। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें अकबर के जो दरबारी कवि थे, कवि गंग कवि के द्वारा ये जो रचना रची गई है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग के द्वारा लिखा गया था। और ये जो रचना है ये अकबर के शासनकाल की रचना है और अकबर के ही शासनकाल में ये कवि थे, कवि गंग, जिन्होंने इस रचना को रचा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद छंद वर्णन की महिमा, करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। झलमला जो कहानी है ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानी है। और इनकी कुछ अन्य रचनाओं की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पंचपात्र, इसके अलावा पद्यवन, ये 2 रचनाएं जो हैं इसको आप याद रखिएगा। बाकी तीसरा प्रश्न है आपका, श्रीलाल शुक्ल लिखित उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी, तीसरे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी करेक्ट हो जाएगा। राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। और ये क्या है, ये राग दरबारी क्या है, उपन्यास है। और बाकी ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बाकी ये आधा गांव माहू जो है मासूम रजा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राग दरबारी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है। तो आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं डॉक्टर मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। आधे अधूरे हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाने वाला नाटक था, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया था। बाकी अगर कुछ अन्य रचनों, इनकी नाटकों के बारे में अगर बात करेंगे तो इनकी कुछ और प्रसिद्ध रचनाएं थी, जैसे कि लहरों के राजवंश, लहरों के राजवंश, ये एक रचना थी जो और प्रसिद्ध रचना थी इनकी। बाकी एक आषाढ़ का एक दिन, ये भी प्रसिद्ध एक रचना था। आगे 5वां प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया गद्य काव्य कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य देवता। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का एक प्रसिद्ध क्या है, गद्य काव्य है। और हिंदी साहित्य में इनको जो है माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट अगला 6वां प्रश्न है, रीतिकालीन रचना है। रीतिकाल की रचना कौन सी है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, रसराज। बाकी आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। द्वापर जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, रसराज करेक्ट हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो नहीं होगा आपका यामा, ऑप्शन नंबर सी, महादेवी। ये यामा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी वर्मा को यामा की रचना के लिए ही जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे 8वां प्रश्न है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी। तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दिया गया था सचितानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे के द्वारा। बाकी अज्ञे जी का जो है आपने तार सप्तक बड़ा प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है तार सप्तक।
तार सप्तक जो रचना है ये भी आपका अज्ञे जी का ही रचना था, और ये प्रयोगवाद के समय में शुरू किया गया था। और प्रयोगवाद को आगे बढ़ाने के लिए 1952 में पटना में प्रयोगवाद की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी केंद्र से इसको नई कविता के नाम से सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। किसने? सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब यहां से आपका अगला 9वां प्रश्न ये रहा, राम की शक्ति पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा जो है ये आपकी रचना किसकी है? तो राम की शक्ति पूजा जो है ये आपका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जो कि एक लंबी और अत्यंत प्रभावशाली कविता है, और यह छायावादी युग की एक महान कृति है, जिसमें कि भगवान राम के रावण पर विजय प्राप्त करने के संघर्षों का उल्लेख किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है आपका भारत भारती, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत भारती जो रचना है ये राष्ट्र कवि, इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी, जो कि एक युगांतकारी रचना थी, जिसने कि भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान पूरे देश में देशभक्ति की लहर को दौड़ा दिया था। बाकी अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो ये कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, यानी कि हंसना। बाकी जो है शोक किसका है? शोक जो है वो किसका है? करुण का है। रति किसका है? श्रृंगार रस का है। और जुगुप्सा जो है ये आपका विभत्स रस का भाव है। यहाँ आपका हास्य रस, ऑप्शन नंबर ए हास करेक्ट हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरियाई में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी रूपक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है। यहाँ पे भगवान के चरण यानी कि उपमेय पर कमल यानी उपमान का अभेद आरोप किया गया है। इसका मतलब है कि चरण को ही कमल मान लिया गया है, यानी कि कोई जहां भी तुलना की अगर बात की जाए, कंपैरिजन की, तो तुलना वही होता है जहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि तुलनात्मक शब्द नहीं है, लेकिन इसमें आपका कौन सा या कौन सी जैसे तुलनात्मक शब्द इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न है, और तुलना जो होता है ना, ये उपमा में होता है। उपमा अलंकार में तुलना होता है, उपमा अलंकार में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। यहाँ पे उसको बस एक भाव के रूप में, रूपक में एक भाव के रूप में मान लिया जाता है कि चरण जो है वो कमल, चरण के जगह पे ही कमल का प्रयोग किया गया है। आगे 13वां प्रश्न है कि रोला छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? तो रोला में आपकी मात्राएं होती हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी 24 मात्राएं करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रोला क्या है? एक सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें कि आपका 11 और 13 मात्राएं होती हैं। आगे 14वां प्रश्न है, उन्नति का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का विपरीतार्थक यानी कि विलोम होगा आपका अवनति। उन्नति का मतलब होता है विकास करना या ऊपर उठना, और अवनति का मतलब होता है ठीक इसके उल्टा, यानी कि पतन या नीचे की ओर गिरना। आगे नेक्स्ट 15वां प्रश्न पूछा गया है, सुख दुख में समास कौन सा होगा? तो सुख दुख में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, क्योंकि जहां भी आपका एक तरीके से योजक चिन्ह दिखाई दे, सुख दुख का जब हम समास विग्रह करेंगे तो सुख और दुख होगा, और नियम के अनुसार जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और या अथवा जैसे योजक चिन्ह छिपे हों, कौन से योजक चिन्ह छिपे हों, तो वो कौन सा अलंकार होता है? द्वंद्व समास होता है। आगे 16वां है, जल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो जल का पर्यायवाची होता है आपका नीर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 17वां है, युष्मद, युष्मद का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो युष्मद का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा आपका युष्मासु, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार युष्मद का मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम, यानी कि यह सर्वनाम शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति बहुवचन का एक रूप है युष्मासु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी युष्मासु करेक्ट हो जाएगा। बाकी युष्माकम क्या है? युष्माकम आपका ये खष्टी वचन है, 6वां वचन है। आगे
18वां प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपके टोटल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। जैसे जिसमें आपका पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक, छठवां होता है आपका पांचवा होता है इच्छावाचक, छठवां होता है संदेहवाचक, सातवां होता है विस्मयादिबोधक और आठवां होता है संकेतवाचक। तो यहां आपका अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं 8 और रचना के आधार पर केवल 3 होते हैं। पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। तो वाक्यों के भेद आपने समझ लिया। ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे 8 करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। क्योंकि इस वाक्य में कर्ता यानी कि छात्रों के द्वारा लगा है, लेकिन यहां कोई कर्म जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे क्या खेला जा रहा है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, ये मौजूद नहीं है। तो क्रिया खेला जाता है यानी कि अकर्मक रूप में है। बाकी अन्य जो है ये आपका पुरुष पुल्लिंग एक वचन इसमें आया हुआ है, जो कि सीधे तौर पर क्रिया के भाव को प्रधान बना रही है। तो बिना कर्म के जब ऐसी संरचनाएं होती हैं तो वहां पे हमेशा क्या होता है? भाववाच्य कहलाता है। आगे 20वां प्रश्न पूछा गया है कि विकारी पद के प्रकार कितने हैं? तो विकारी जो है ये टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। व्याकरण में विकार यानी कि परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है आपका विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे मित्रों आगे। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि व्याख्यात्मक प्रश्न। इसमें आपके जो है टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले नंबर के इस प्रश्न में व्याख्यात्मक में, और ये 6 नंबर का प्रश्न है। यानी कि आपका टोटल जो है 2-2 नंबर का एक प्रश्न है। तो टोटल 3 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे हल करना है। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रश्न का आंसर आपको इस गद्यांश को पढ़ करके बताना है, लिखना है। तो गद्यांश दिया है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। तो अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था ये बताना है, और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो अब इसको लिखना है कॉपी पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कॉपी पे आपको कैसे लिखना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम चलेंगे सीधे अपने, मैंने जो आपको बनाया है एक पीपीटी, इसमें मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं कि कैसे आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ खंड ब दोस्तों शुरू हो रहा है। खंड ब, क्योंकि पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो खंड ब आपका यहां से शुरू होगा वर्णनात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा गया था गद्यांश में कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए प्रश्न आपको दिखा दे। प्रश्न ये था प्रश्न आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे आपको कॉपी में लिखना है ये मैं चलिए आपको दिखा देता हूं लिख करके। तो आपको कॉपी में अपने उत्तर लिखना है ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से अवतरित है। तो आपका 1 नंबर का उत्तर ये कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। चलिए पेपर में आपको दिखा दूं, ये दूसरा प्रश्न था। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो अब इसका आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उत्तर कि चौसा का ऐतिहासिक युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और पठान के शासक शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश जो है ये था आपका, यहाँ से रेखांकित अंश किया गया था, यानी कि जिनको रेखांकित किया गया है इसका आपको रेखांकित अंश का यानी कि इसका व्याख्या करना है।
तो इसका व्याख्या आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। आपको लिखना है कि गद्यांश में उसकी जीर्ण यानी कंकाल सौभागिनी रही प्रायः जो है रेखांकित होता है। प्रसाद जी यहाँ ममता की वृद्धावस्था का मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी है, उसका शरीर सूख करके हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है और खांसी के कारण गूंज रहा है, फिर भी उसके प्राणों में सेवा और परोपकार की भावना जीवित है। गांव की स्त्रियां उसे घेर कर इसलिए बैठी हैं क्योंकि ममता ने अपना पूरा जीवन दूसरों के दुख और सुख को बांटने में लगा दिया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसमें दोस्तों अथवा भी पूछा गया था, अथवा दिया गया था। देखिए चलिए पेपर दिखा देते हैं आपको। ये रहा, पहले प्रश्न में आपने 1, 2, तीनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। अथवा आपको ये वाला गद्यांश पढ़ करके इसका आंसर देना था। तो चूंकि पेपर में आपको बस एक ही, दोनों में से किसी एक को ही करना था, चाहे आप ये वाला 3 प्रश्न करिए या ये वाला 3 प्रश्न करिए इस गद्यांश को पढ़ करके। लेकिन चूंकि मैं इस पेपर को हल कर रहा हूं तो मैं इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन को हल करूंगा, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी प्रश्न आपको आता हो, आप उसको अपने कॉपी में उस तरीके से लिख लें। तो चलिए मैं आपको अथवा वाला भी यहाँ से, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जलनशील होता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो रिक्त स्थान होगा उस पर अनायास ही मैं बैठा दिया जाऊंगा। बहुत बढ़िया दोस्तों ये लिखा गया है गद्यांश। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपका संदर्भ लिखना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा दूसरा गद्यांश। अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो लिखेंगे आप कॉपी में उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित तथा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक निबंध से उद्धृत है, यानी कि निबंध से लिया गया है। पहले नंबर का प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो उत्तर लिखना है कॉपी में आपको कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या यानी कि जलन उत्पन्न होने पर वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक यानी कि दूसरों की बुराई करने वाला बन जाता है। वह दूसरों के गुणों को भूलकर केवल उनके दोषों का बखान करने लगता है। आगे अब आपको तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ है आपका, ये रहा, ये आपका ये रेखांकित अंश है, यानी कि जितने भी रेखांकित किए गए इसका व्याख्या करना है। तो दोस्तों चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। दिया गया था कि दिनकर जी इस ईर्ष्यालु व्यक्ति की मानसिकता का सटीक विश्लेषण करते हुए ये कहते हैं कि ईर्ष्या और निंदा का गहरा संबंध है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की पीठ पीछे बुराई यानी कि निंदा केवल इसलिए करता है ताकि समाज में मित्रों और जनता की नजरों में उस श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान कम हो जाए। उसे लगता है कि जब वह व्यक्ति समाज की नजरों से गिर जाएगा तो उसके रिक्त स्थान पर बिना किसी मेहनत यानी कि अनायास के समाज मुझे बैठा देगा और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न चलिए मैं आपको पेपर में दिखा दूं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि दूसरा प्रश्न पेपर में क्या दिया हुआ था। ऐसा ना लगे कि मैंने कहीं से दूसरे प्रश्न को यहाँ पे कोई दूसरा प्रश्न मैं टाइप कर दिया हूं। तो इसको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी बीच बीच में दिखाई देता रहे कि उसका व्याख्या कैसे लिखना है। तो पेपर में दिया गया है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सवही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख मनुजत जा जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो ये आपका एक पद्यांश यानी कि कविता दिया हुआ है और अब इस कविता को पढ़ करके आपको इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है इसको स्पष्ट करना है और इसके अलावा आपको रेखांकित अंश यानी कि यहाँ से जो रेखांकित किया गया है इस अंश को यानी कि इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है
तो पहले प्रश्न का जवाब आप उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब होता है से लिया गया है। यह क्या है? यह सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है, तो आपका पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि अगम का अर्थ है जहां पहुंचा न जा सके, और अगोचर का अर्थ होता है जहां हमारी इंद्रियों यानी कि आंख, कान, नाक आदि की पहुंच से बाहर हो। यहाँ सूरदास जी ने इन शब्दों का प्रयोग निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात ईश्वर का वह रूप जिसका कोई आकार नहीं है, इसके लिए किया है, जिसे न तो मन से जाना जा सकता है और न ही वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना की बात की गई है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो कि रेखांकित अंश आपका यहाँ दिया हुआ है। ये यहाँ से आपको लेकर के यहाँ तक का व्याख्या करना है। तो चलिए इसका व्याख्या आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। व्याख्या है आपका कि यहाँ पे सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत कठिन बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके स्वाद और आनंद को केवल अपने मन में महसूस कर सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति के आनंद को वाणी द्वारा प्रकट करना असंभव है। चूंकि उस निराकार ईश्वर का न कोई रूप है, न आकार है, न कोई निश्चित विशेषता है, तो ऐसे में बिना किसी आधार या निरालंब के मन कहाँ कहाँ भटकेगा। इसलिए सब प्रकार से विचार करने के बाद निर्गुण को अगम्य मानकर सूरदास जी सगुण साकार श्री कृष्ण की लीलाओं के पद गाना ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो यहाँ आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं आगे, आर यानी कि अथवा। जैसे कि पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, यानी कि आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस कविता को पढ़ करके इन 3 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, अब उसका तो मैंने बता दिया, अब इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कविता है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही सकल दिशाएं सॉरी जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरत्न साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। चलिए, अब इस कविता का यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक कविता से लिया गया है। यह कविता उनके स्वप्न काव्य संग्रह से ली गई है। तो आपका ये 1 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़िए, दूसरा प्रश्न कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश जो दिया गया इसमें ये दिया गया है, देखिए ये है आपका रेखांकित, यानी कि इसमें सारे ही ये 1, 2, 3 और 4 लाइन की व्याख्या आपको करनी है जो रेखांकित किया गया है। तो यहां आपको कवि भारत भूमि की प्राकृतिक छटा और गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे दिव्य देश भारतवर्ष का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च और सुंदर मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीत आज भी 10 दिशाओं में गूंज रहे हैं। हमारे देश की महानता और महिमा का गवाह स्वयं सत्य स्वरूप और श्रेष्ठ पर्वतराज हिमालय हैं। इस पवित्र भूमि का हृदय इतना विशाल है कि प्राचीन काल में यहाँ आकाश मार्ग से देवताओं के विमान उतरा करते थे। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है इसी में कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे इस पद्यांश में वीर रस है, क्योंकि इन पंक्तियों में भारत देश के गौरव, मातृभूमि की महिमा और पूर्वजों के विजय गीतों का ओजपूर्ण का मतलब होता है वीरतापूर्ण, जिसे पढ़कर मन में स्वदेश प्रेम का उत्साह यानी कि वीर रस का स्थायी भाव जागृत होता है।
नेक्स्ट दोस्तों आगे अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। चलिए आपको पहले पेपर दिखा दें। पेपर में तीसरा प्रश्न कहाँ है, तो ये आपका रहा पेपर में तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। यानी कि ये आपका एक संस्कृत में गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। या तो आप पहला ये वाला गद्यांश का आंसर दीजिए या अथवा इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करिए और इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए हम दोनों गद्यांश को आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, व्याख्या करके दिखाते हैं हिंदी में। और ये दोस्तों आपका 5 नंबर का प्रश्न है, ये तीसरा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका दिया गया है कि ऐसा नागरिक भारतीय संस्कृति, जो आपका वहां पे दिया गया था, इसमें आपका संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। अब इसका संदर्भ हो गया, अब इसकी हिंदी में अनुवाद, यानी कि हिंदी में इसका व्याख्या आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, हिंदी अनुवाद, और अब इसका आपको यहाँ पे अनुवाद लिखना है। लिखना है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा जो अथवा वाला प्रश्न था वो ये रहा, गद्यांश था कि सचतुरः ग्रामीण अखत्यत सॉरी। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका दूसरा जो गद्यांश था कि सह चतुरः ग्रामीण अखत्यत भोह वयम अशिक्षिता। इस गद्यांश को आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था। ये अथवा वाला प्रश्न है। तो इसमें संदर्भ आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी कि बुद्धिमान ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है यहां से कि उस चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानने वाले अल्पज्ञ हैं और आप बहुत जानने वाले बहुज्ञ हैं। ऐसा जानकर, यानी कि समझ कर ही हमें शर्त लगानी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। ये पूरा आपका इस गद्यांश में दिया गया था। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। चलिए आपको दिखा दें ये। अब ये आपका चौथा प्रश्न है, इसमें 2 श्लोक दिया गया है, ये 2 श्लोक, बीच में अथवा दिया गया है। तो आप यहाँ इस श्लोक को संदर्भ सहित व्याख्या करिए, हिंदी में अनुवाद करिए, या इसको आप संस्कृत में हिंदी में व्याख्या करिए संदर्भ सहित और अनुवाद करिए। तो चलिए अब इसमें आपका पहला श्लोक दिया गया था वही नीर क्षीर विवेक हंसलास्य। तो इसका जो व्याख्या आपको लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या, वो ऐसे लिखना है। संदर्भ लिखना है हेडिंग बनाते हुए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अनियुक्त विलास नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद होगा, हे हंस, यदि तुम ही नीर यानी कि जल और क्षीर यानी कि दूध को अलग करने के विवेक यानी कि न्याय में आलस्य करोगे तो अब इस संसार में दूसरा कौन है जो अपने कुल के व्रत यानी कर्तव्य का पालन करेगा। अब दूसरा आपका अथवा वाला जो श्लोक दिया गया था कि किस्विंदः गुरुतरम भूमे किंस्व दुश्चतरम च खात बहुतरम तृणातः। अब इस पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। यह श्लोक महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, हिंदी में इसका अनुवाद
हिंदी में आपका अनुवाद लिखना है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, भूमि अर्थात पृथ्वी से अधिक भारी क्या है? आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है? वायु यानी कि हवा से भी अधिक शीघ्रगामी यानी तेज चलने वाला क्या है? और तिनके से भी अधिक घनी यानी कि बढ़ने वाली क्या है? अब दोस्तों आपको बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा समझ लीजिए। चौथे प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न दोस्तों आपको अपने जिले के हिसाब से इसका आंसर देना है। जैसे कि आपका इसमें अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। इसमें क से लेकर के झ तक, हाँ क से लेकर के झ तक जो है ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। जैसे या तो क कर लीजिए या ख या ग, तो किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और ये 3 नंबर का है। इसमें ये होता है कि आपके जिले में कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है, हाई स्कूल में ये होता है। तो अगर आपके जिले में मातृभूमि के लिए ये पहला किताब पढ़ाया जा रहा है तो आप इसको कर लीजिए, मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जा रहा है तो आप ये कर लीजिए, मुक्ति दूत पढ़ाया जा रहा है तो ये करिए, अग्र पूजा पढ़ाया जा रहा है तो ये करिए। इसके अलावा अगर कौन आपके यहाँ किताब चलती है तो कौन को करिए, तुमुल पढ़ाया जाता है तुमुल को करिए, करमवीर भरत पढ़ाया जाता है करमवीर भरत को करिए, ज्योति जवाहर है तो ज्योति जवाहर, और जय सुभाष है तो जय सुभाष। परंतु मैं आपको ये 5 नंबर के प्रश्न का सारा करके दिखाऊंगा, सभी, यानी क से लेकर के झ तक, क्योंकि जिस भी बच्चे को, पूरे यूपी का पेपर है तो मैं पूरे यूपी के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो जिस भी बच्चे को ये प्रश्न हल करना है तो ये सारा मैं हल करके दिखाऊंगा, ताकि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हो आप समझ लीजिए और उसका आंसर कैसे लिखना है ये देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ अब हम सॉरी दोस्तों, खांसी आज जो है थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसको आप लोग इग्नोर करते हुए सीधे अपने पॉइंट पे देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हालांकि थोड़ी सी खांसी होने की वजह से भी मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं, ताकि जिन बच्चों की तैयारी हो रही है उनको ये समझ में आ जाए कि हमने पेपर में क्या लिख के हम आए हैं और कितना नंबर हमको इस बार पेपर में मिल जाएगा। तो क जो है मातृभूमि के लिए, ये जो है डॉक्टर संकल्प सूर्यवंशी का ये पूरा गद्यांश है, किताब है। इसमें प्रश्न पूछा गया कि बलिदान सर्ग का कथानक लिखिए। कथानक आपको ऐसे लिखना है कॉपी में, अपने यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले कॉपी में। यह इस खंडकाव्य का अंतिम और अत्यंत मार्मिक सर्ग है। इसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का वर्णन है। आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपनी साथी सुखदेव राज के साथ बैठे थे, तभी एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नॉट बाबर ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स को डटकर मुकाबला किया। तब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची, तो उन्होंने जीते जी पुलिस के हाथ न आने की अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए वह अंतिम गोली स्वयं को मार ली और मातृभूमि की वेदी पर हंसते हंसते बलिदान हो गए। इस तरीके से आपको अपने कॉपी में लिखना है। अब इसी में आपका दूसरा जो पूछा गया था, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए मैं आपको पेपर भी दिखा दूं एक बार, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए ये हमने क में पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब क में दूसरा प्रश्न दिया गया था कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको अब यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण आपको कैसे लिखना है कॉपी में, देखिए आपको लिखना है, चंद्रशेखर आजाद इस खंडकाव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला हेडिंग आपको बनाना है अतुलनीय देशभक्त, और उस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आजाद का रोम रोम राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने में समर्पित कर दिया। आपको दूसरी हेडिंग बनानी है अदम्य साहसी और वीर, और इस हेडिंग में आपको लिखना है कि वे अत्यंत निडर थे। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की भारी फौज से अकेले ही भिड़ जाना उनकी असीम वीरता का प्रमाण है। तीसरी हेडिंग आपको बनानी है दृढ़ निश्चयी,
और इसके अंदर आपको लिखना है, उन्होंने संकल्प लिया था कि वे जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथों में पकड़ में नहीं आएंगे। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। चौथी हेडिंग आपको बनानी है कि महान संगठनकर्ता, यानी कि उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन करके देश के युवाओं और क्रांतिकारियों को एक सूत्र में पिरोया था। तो इस तरीके से आपको चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखना है। तो आपके जिस जिले में ये पढ़ाया जा रहा हो उस बच्चे को ऐसे लिख देना है। अब बढ़ते हैं इसी में का दूसरा जो ख वाला सेक्शन है, मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट जो है ये गंगा रत्न पांडे की रचना है। इसमें दिया गया है कि अरावली सर्ग की कथावस्तु लिखिए। तो अरावली सर्ग की कथावस्तु आप इस तरीके से लिखेंगे अपने कॉपी में कि यह खंडकाव्य का पहला सर्ग है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के घने जंगलों में भटक रहे हैं। वे एक वृक्ष के नीचे उदास बैठे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की दुर्दशा पर विचार कर रहे हैं। प्रताप को अपने शारीरिक कष्टों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी महारानी और बच्चों को भूखा देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। यह सर्ग प्रताप के गहरे मानसिक अंतर्द्वंद और उनके राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। इसी में आपका अब दूसरा दिया गया है प्रश्न कि भामा शाह का चरित्रांकन कीजिए। भामा शाह मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पात्र और प्रेरक पात्र है। इसमें आपको पहली हेडिंग बनानी है अतुलनीय दानवीर। जब महाराणा प्रताप धन के अभाव में निराश थे तब भामा शाह ने अपने जीवन भर की संचित अपार संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी, जिसमें कि 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक युद्ध लड़ सके। दूसरी हेडिंग आपको बनानी है सच्चे देशभक्त और स्वामी भक्त। अर्थात इस हेडिंग में लिखना है आपको कि उनके लिए धन संपत्ति से बढ़कर के मेवाड़ की स्वतंत्रता थी। वे अपने राजा और राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। तीसरा है हेडिंग बनाना है विनम्र सेवक। इतना महान दान करने के बावजूद उनके अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं को महाराणा प्रताप का एक तुच्छ सेवक ही मानते थे। कौन? भामा शाह। यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगला गौ जो है ये आपका मुक्ति दूत। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय सर्ग की कथावस्तु लिखिए। मुक्ति दूत की द्वितीय सर्ग की कथावस्तु लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको कि मुक्ति दूत के द्वितीय सर्ग में महात्मा गांधी के मानसिक संघर्ष और दृढ़ संकल्प का वर्णन किया गया है। गांधी जी रात में सो नहीं पा रहे हैं। वे भारत माता की परतंत्रता यानी कि गुलामी और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सोच करके अत्यंत व्यथित हैं। इसी सर्ग में वे यह अटल संकल्प लेते हैं कि वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को हर हाल में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराकर ही दम लेंगे। दूसरा है प्रश्न पूछा गया है इसी में कि नायक महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है कि महात्मा गांधी मुक्ति दूत खंडकाव्य के नायक हैं। उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें आपको पहली हेडिंग बनानी है सत्य और अहिंसा के पुजारी। गांधी जी का यह मानना था कि बड़ी से बड़ी शक्ति को बिना हथियार उठाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके हराया जा सकता है। यही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। दूसरी हेडिंग आपको बनानी है कि दलितों के रक्षक, अछूतोद्धारक। उन्होंने छुआछूत जैसी कुप्रथा का आजीवन डट करके विरोध किया और हरिजनों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। तीसरी हेडिंग बनानी है आपको अलौकिक पुरुष। कवि ने उन्हें एक साधारण मानव नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार यानी कि मुक्ति दूत के रूप में चित्रित किया है, जिनका जन्म ही भारत माता के उद्धार के लिए हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। घ जो है अग्र पूजा, पंडित राम बहोरी शुक्ल इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि आयोजन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है
कि यह इस खंड काव्य का दूसरा सर्ग है। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद महर्षि नारद के परामर्श पर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करते हैं और श्री कृष्ण से सलाह लेते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस यज्ञ की सफलता के लिए अत्याचारी राजा जरासंध का वध अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद भीम और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जाकर के मल्ल युद्ध में जरासंध का वध करते हैं। इसके बाद राजसूय यज्ञ का भव्य और विशाल आयोजन आरंभ होता है। अब इसमें आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है कि अग्र पूजा खंड काव्य श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता है, उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें आपको पहली हेडिंग बनानी है अलौकिक शक्ति संपन्न लीलाधारी। श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, फिर भी वे मानव रूप में रह करके सामान्य मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं। दूसरा है महान कूटनीतिज्ञ। जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारना और शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने के बाद उसका वध करना उनकी बेजोड़ कूटनीति का प्रमाण है। तीसरा है पांडवों के सच्चे रक्षक। उन्होंने हर संकट की घड़ी में पांडवों का मार्गदर्शन किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब अंग में दिया है कर्ण यानी केदारनाथ मिश्र प्रभात। कर्ण जो है ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया श्री कृष्ण और कर्ण के वार्तालाप का वर्णन कीजिए। इसमें उत्तर दे रहा है कि महाभारत के भीषण युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं। उनका उद्देश्य कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाना है। वे कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताते हुए वह सूत पुत्र नहीं बल्कि माता कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। श्री कृष्ण उसे राज्य सिंहासन का प्रलोभन देते हैं, लेकिन कर्ण स्पष्ट रूप से मना कर देता है। वह कहता है कि दुर्योधन ने बुरे वक्त में उसे सम्मान दिया था, इसलिए विपत्ति के समय मित्र का साथ छोड़ना सबसे बड़ी कायरता है। अब इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि नायक कर्ण का चरित्रांकन कीजिए। तो इसमें आपको कर्ण उत्तर लिखना है कि कर्ण इस खंड काव्य का नायक है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं जो है वो इस प्रकार से हैं। इसमें आपको ऐसे 3 हेडिंग बनाने हैं और तीनों हेडिंग बना करके आपको लिखना है। पहली हेडिंग बनाना है महान दानवीर। कर्ण की दानवीरता को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देवराज इंद्र को अपना अभेद कवच और कुंडल दान में दे दिया था। दूसरा हेडिंग बनाना है आपको सच्चा मित्र। उसने श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए राज्य के प्रलोभन को ठुकरा कर दुर्योधन की मित्रता को सर्वोपरि रखा और अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा। तीसरी हेडिंग में परम स्वाभिमानी। समाज के द्वारा आजीवन सूत पुत्र कहकर अपमानित होने के बावजूद कर्ण ने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। आगे अगला अब जो है ये कह रहा है कि तुमुल जो है ये आपका श्याम नारायण पांडे की रचना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कॉपी में कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच अत्यंत भयंकर और रोमांचक युद्ध होता है। मेघनाथ युद्ध में तरह तरह की मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है और छिपकर वार करता है। जब मेघनाथ को लगता है कि वह वीर लक्ष्मण से हार जाएगा तो वह छल से लक्ष्मण पर अमोघ वीर घातनी शक्ति चला देता है। शक्ति लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिससे श्री राम की सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि खंडकाव्य तुमुल में मेघनाथ का एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिनायक के रूप में उभरता है। पहली हेडिंग बनानी है आपको पराक्रमी और सूरवीर योद्धा। इसमें लिखना है आपको कि मेघनाथ अत्यंत बलशाली था, उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया था, इसी कारण वह इंद्रजीत कहलाया। दूसरी हेडिंग बनाना है आपको पितृभक्त, अर्थात वह अपने पिता रावण का परम आज्ञाकारी पुत्र था। पिता की आज्ञा मान करके वह श्री राम की सेना से युद्ध करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। तीसरा है आपका मायावी विद्या का ज्ञाता। वह सीधे युद्ध करने के बजाय माया रचकर और बादलों के पीछे छिप करके युद्ध करने में निपुण था, जिसके कारण उसे हराना अत्यंत कठिन था। अगला है आपका 6 करमवीर भरत जो रचना है ये लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक की रचना है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय सर्ग यानी कि राजभवन की कथा वस्तु लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है कि इस सर्ग में भरत अपने ननिहाल यानी कैकेय देश से लौट करके अयोध्या आते हैं। अयोध्या का राजभवन उन्हें अत्यंत सूना, श्रीहीन और उदास दिखाई देता है। माता कैकेयी के पास जाने पर जब उन्हें ज्ञात होता है कि माता ने वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास
और भरत के लिए राज सिंहासन मांगा है। तो इसी दुख में पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो भरत अत्यंत क्रुद्ध हो उठते हैं। वे माता को कठोर वचन करते हैं, कहते हैं कि राज सिंहासन को कठोर वचन कहते हुए राज सिंहासन को ठुकरा देते हैं। आगे इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर में आपको लिखना है कि भरत इस खंड काव्य के नायक हैं जो त्याग और मातृभूमि भ्रातृ प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। पहला आपको हेडिंग बनाना है कि अतुलनीय भ्रातृ प्रेमी, यानी कि भाई से प्रेम करने वाला भाई। इसमें आपको लिखना है राम के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ है, वे राम के बिना अयोध्या का राज्य किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा है निर्लोभी और आदर्शवादी, वे राज्य सत्ता और सिंहासन के लोभ से कोसों दूर है, वे राज्य को राम की अमानत मानकर केवल एक सेवक की तरह उसकी रक्षा करते हैं। तीसरी है कर्तव्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय, वे माता कैकेयी के अनुचित कार्य का खुलकर और कठोरता से विरोध करते हैं जो उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जौ में आपको ज्योति जवाहर जो रचना है ये आपका देवी प्रसाद शुक्ल राही जी की रचना है। और अब इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि इस कथानक को संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको कि इस खंडकाव्य में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व का समग्र वर्णन किया गया है। कवि ने बड़ी ही सुंदर कल्पना की है कि नेहरू जी के चरित्र निर्माण में भारत के विभिन्न प्रांतों ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ गुण प्रदान किया है। जैसे महाराष्ट्र से शिवाजी की वीरता, गुजरात से गांधी जी की अहिंसा, राजस्थान से राणा प्रताप का स्वाभिमान नेहरू जी में समाहित है। यह खंडकाव्य भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अब आपको दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू का चरित्रांकन कीजिए। उत्तर लिखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र जो है वो अत्यंत प्रेरणादायक है। पहला आपको हेडिंग बनाना है कि राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक। नेहरू जी के व्यक्तित्व में संपूर्ण भारत की संस्कृति, इतिहास और दर्शन का समन्वय दिखाई देता है। दूसरा हेडिंग बनाना है कि दृढ़ निश्चयी एवं महान देशभक्त, उन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। तीसरा है विश्व शांति के अग्रदूत, वे आधुनिक भारत के निर्माता होने के साथ साथ पंचशील सिद्धांत के प्रणेता थे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते थे। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे आपका झ में पूछा गया है कि जय सुभाष विनोद चंद्र पांडे, विनोद जी की रचना है जय सुभाष। और अब इसके ऊपर पहला प्रश्न पूछा गया है कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो इसमें पूछ रहा है कथावस्तु संक्षेप में लिखना है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको कि यह ओजस्वी खंड काव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपूर्ण जीवन संघर्ष को दर्शाता है। इसमें सुभाष बाबू के बचपन, अत्यंत कठिन ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने और फिर देश के लिए उसे ठुकराने का वर्णन है। इसके पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, अंग्रेजों को चकमा देकर के देश से बाहर जाना और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करके भारत की आजादी के लिए युद्ध करने की गौरव गाथा इसमें वर्णित है जय सुभाष में। अब इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब इनकी चारित्रिक विशेषताओं में आपको लिखना है आंसर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के सच्चे सपूत थे। उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला हेडिंग बनाना है आपको प्रखर क्रांतिकारी, अर्थात उनका स्पष्ट मानना था कि स्वतंत्रता भीख में या मांगने से नहीं मिलती है बल्कि उसे बलपूर्वक छीनना पड़ता है। दूसरा ओजस्वी वक्ता और महान नेतृत्वकर्ता, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारों से उन्होंने लाखों युवाओं में देशभक्ति का नया जोश भर दिया था। तीसरी हेडिंग बनानी है आपको त्यागी और बलिदानी। सुभाष चंद्र बोस ने उच्च सरकारी नौकरी जैसे कि ICS और सुख सुविधाओं का त्याग करके मातृभूमि के लिए कांटों भरा मार्ग चुना था। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 6 नंबर पे आपका अगला प्रश्न पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर पे। चलिए आपको पहले पेपर दिखा दें। आपका देखिए यहाँ पे हम 5 नंबर के इस प्रश्न में लास्टवा झ जो है इसको सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। अब आपका 6वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, इनमें से किसी एक का लिखना था। लेकिन मैं आपको चलिए जयशंकर प्रसाद का भी लिख के दिखाता हूँ, भगवत शरण उपाध्याय का भी लिख के दिखाता हूँ, जयप्रकाश भारती का भी लिख के दिखाता हूँ। बाकी इसमें आपका ख नंबर पर जो प्रश्न है
निम्नलिखित कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। 5 नंबर का प्रश्न ये भी है, 5 नंबर का ये भी है, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ख में आपको कवियों का नाम, कवियों का जीवन परिचय देना है, और क में आपको लेखक का देना है, यानी कि ये गद्य है और ये आपका काव्य है। अब इसमें आपका ख में बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत और मतीशरण गुप्त, इन तीनों में से किसी एक का करना है, लेकिन मैं आपको इन तीनों को करके देता हूं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। छठवां प्रश्न जैसा कि मैंने आपको पेपर में दिखाया है, तो इसमें अब हमको यहाँ से हम आपको पहला जो लेखक का देना था, तो हम जयशंकर प्रसाद का यहाँ से लिखना शुरू करते हैं उत्तर। आपको हेडिंग बनाना है जीवन परिचय। देखिए, छायावादी युग के प्रवर्तक और महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी यानी कि वाराणसी के एक प्रतिष्ठित सुंघनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो साहित्य प्रेमी थे। बचपन में ही माता पिता और बड़े भाई के निधन के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीवन भर संघर्षों और पारिवारिक कष्टों का सामना करते हुए क्षय रोग यानी टीबी से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में ही जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। अब जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, यह एक महाकाव्य है, और इसके अलावा चंद्रगुप्त, ममता कहानी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इसमें से केवल आपको एक ही रचना पेपर में लिखना है, लेकिन मैंने आपको इसमें 3-4 रचनाओं को बता दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं, आपका इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय बताइए। तो जीवन परिचय आपको भगवत शरण उपाध्याय का कैसे लिखना है, चलिए आपको लिखना है जीवन परिचय हेडिंग बनाते हुए कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार और निबंधकार डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से प्राचीन इतिहास विषय में MA किया। ये संस्कृत साहित्य और प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साहित्य सेवा करते हुए अगस्त 1982 में इनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना थी ठूठा आम, ये क्या है, एक संस्मरण है, या सागर की लहरों पर, ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा आपको जो है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, तो आपको शुरू करना है जीवन परिचय हेडिंग बनाते हुए कि बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर और प्रसिद्ध पत्रकार जयप्रकाश भारती जी का जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के प्रसिद्ध वकील थे। भारती जी ने मेरठ से ही BSc तक की शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन से ही समाज सेवा और पत्रकारिता में इनकी गहन रुचि थी। इन्होंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन का सफलतापूर्वक संपादन किया। अनेक वर्षों तक बाल साहित्य की सेवा करने के बाद 5 फरवरी 2005 को इनका निधन हो गया। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इनकी एक प्रमुख रचना आपको देनी है, तो प्रमुख रचना जयप्रकाश भारती की हो जाएगी हिमालय की पुकार, या अनंत आकाश, या अथाह सागर। ये हो गया। अब आपको प्रश्न नंबर 6 का क कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 के ख में कवियों की रचनाओं का, कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे ख में आपकी पहली जो कवि हैं वो हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल का जीवन परिचय आपको लिखना है, तो आप हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय और अब उसमें लिखना शुरू करेंगे। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी संवत 1652 के लगभग ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। बिहारी जी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में राजकाज भूल गए थे। तब बिहारी के एक दोहे ने उनकी आंखें खोल दी थी। राजा इन्हें प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा यानी कि असरफी पुरस्कार में देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महान कवि का परलोकवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। अब जो है बिहारी की कुछ रचनाओं को देख लेंगे, प्रमुख रचनाएं। इसमें आपका बिहारी सतसई, यह इनकी एकमात्र रचना है। इसमें 719 दोहों का संग्रह है और यही इनकी प्रसिद्धि का एक प्रमुख मुख्य कारण भी रहा, बिहारी सतसई। अब चलिए
दूसरा आपको जीवन परिचय लिखना है सुमित्रा नंदन पंत जी का। हेडिंग बनाएंगे आपका जीवन परिचय। और अब इस जीवन परिचय में आपको लिखना है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले यानी उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में और उच्च शिक्षा प्रयागराज इलाहाबाद में हुई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वाध्याय में अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए 28 दिसंबर 1977 को इनका देहावसान यानी कि निधन हो गया। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रमुख रचना इनकी है चिदम्बरा, पल्लव या लोकायतन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा और आखिरी जो है कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की आपको रचनाएं कैसे लिखनी है और कैसे उनका जीवन परिचय लिखना है तो यहाँ पे अब आपको हेडिंग बनाना है जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक संपन्न वैश्य और रामभक्त परिवार से थे, जिनका प्रभाव गुप्त जी पर भी पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना काव्य गुरु मानते थे। इनकी कविता में सच्ची देशभक्ति और भारतीय संस्कृति का गौरव झलकता है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया। मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख रचना है पहला आपका साकेत, जो कि क्या है, एक महाकाव्य है। भारत भारती इनकी दूसरी रचना है, जिसने की स्वतंत्रता संग्राम में नई चेतना फूकी थी, भारत भारती। बस आगे अब आपका अगला है प्रश्न नंबर 7। अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। चलिए मैं आपको दिखा दूं पेपर। ये रहा आपका पेपर में आपका पूछा गया है 7 नंबर पे कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में यानी कि इसमें प्रश्न पत्र में न दिया गया हो। चलिए तो अब हम इसका जो है आपको लिख के देते हैं श्लोक कैसे लिखना है। तो श्लोक आपको लिखना है यहां पे, पहला श्लोक आप लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्येत। यानी इसका व्याख्या क्या हो जाएगा, यानी कि सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, निरोगी हो, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने। दूसरा श्लोक आप लिख सकते हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थात आपको लिखना है कि बताना है कि सिकंदर और पुरुराज के संवाद वाले पाठ का यह श्लोक कहता है कि चाहे बंधन हो या मरण हो, चाहे जीत हो या हार हो, एक सच्चा वीर दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीर की इसी भावना को क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। तीसरा श्लोक आप लिख सकते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। अर्थात जहां मरना भी मंगलकारी माना जाता है, जहां शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है और जहां लंगोटी ही रेशमी वस्त्र के समान है, उस महान काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो ये आप लिख सकते हैं श्लोक अपनी कॉपी में। किसी एक श्लोक को लिखना था, मैंने आपको 3 श्लोक लिख के इसमें दिया है। चलिए आगे 8वां प्रश्न है कि इसमें अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आपको कैसे पत्र लिखना है। चलिए पेपर में आपको दिखाता हूं। 8वां प्रश्न है कि अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है ये। अथवा आपको विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्राप्ति की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखना है। तो चलिए मैं आपको 8वां का ये भी आंसर बताता हूं और ये भी आंसर बताता हूं, दोनों का अथवा वाला भी, कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे उत्तर में, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम अपने शहर का नाम जैसे कि बस और जो भी आपका नगर का नाम हो, दिनांक यानी कि परीक्षा की तिथि जैसे कि आपका 26 फरवरी 2026 डाल देंगे,
बी से डाल देंगे आपका गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई कराने के संदर्भ में। अब हेडिंग लिखेंगे, मतलब लिखना शुरू करेंगे महोदय। महोदय, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं शहर का नाम, यानी कि मैं यहाँ इस जिले का हूँ, मैं शहर के नाम के मोहल्ले का नाम लिख देना है, जैसे आदर्श नगर का एक निवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और नालियों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कई सप्ताहों से हमारे मोहल्ले की नालियों की सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते हैं, जिसके कारण नालियाँ कूड़े और पॉलीथीन से जाम हो गई है। गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और भयंकर दुर्गंध आ रही है। इसके कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। मोहल्ले के निवासियों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कृपया हमारे मोहल्ले की नालियों की जल्द से जल्द समुचित सफाई करवाने की कृपा करें और सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्य करने का निर्देश दें। हम सभी मोहल्लेवासी आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पे आपको डाल देना है लास्ट में 100 धन्यवाद भवदीय, यानी कि प्रार्थी, मोहल्ले के समस्त निवासी, और हस्ताक्षर के स्थान पर अपना जो भी हस्ताक्षर करते हो वो करके दे देना है। तो इस तरीके से आप अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को इस प्रकार से अपने नगर निगम की सफाई के लिए आप आंसर, यानी कि पत्र लिख देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें आपका अथवा वाला जो प्रश्न था कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्राप्ति की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है। तो उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन या छात्रावास, शहर का नाम अपना जो भी शहर का नाम हो, और दिनांक यानी परीक्षा की तिथि जैसे आपको डेट डाल देने हैं। उसके बाद लिखना है आपका पूज्या माताजी साधारण चरण स्पर्श, मैं यहाँ छात्रावास यानी कि हॉस्टल में पूरी तरीके से सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि घर पर आप, पिताजी और छोटे भाई बहन भी स्वस्थ और सानंद होंगे। मेरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है माताजी। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो कि कल हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर मुझे विद्यालय के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय के हाथों पूरे विद्यालय में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। आगे, जब मंच पर मेरा नाम पुकारा गया और सभी अध्यापकों और छात्रों ने तालियां बजाई तो मुझे आपकी बहुत याद आई। यह सब केवल आपके और पिताजी का आशीर्वाद और निरंतर मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी मैं इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आप सभी का नाम रोशन करूंगा। पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा और छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र को खबर जो भी आपका नाम हो वो डाल दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपने स्कूल में वार्षिकोत्सव के प्रोग्राम पर अपने माताजी को पत्र लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, पूरा फॉर्मेट है। अब बढ़िए आगे, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न क्या पूछा है, चलिए पहले आपको पेपर दिखा दें। 9वां प्रश्न पूछा गया है ऑफिशियल पेपर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये चारों प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करना है, लेकिन हम चारों प्रश्न करके दिखाते हैं। चलिए, 9 नंबर में आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि श्वेत केतु कः आसीतः। तो यहां जो प्रश्न आपका दिया गया है इसमें कह रहा है कि श्वेत केतु कः आसीतः, यानी कि श्वेत केतु कौन था। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे श्वेत केतु आरुणे पुत्र आसीतः, यानी कि श्वेत केतु जो है वह आपका आरुण का पुत्र था। यानी कि यह प्रश्न जो है वो आपका आरुणी श्वेत केतु संवाद पाठ से लिया गया है। इसमें महर्षि आरुणी यानी कि उद्वालक एक महान ऋषि थे और श्वेत केतु उन्हीं का पुत्र था। तो यहाँ पे कह जो है, कह का मतलब क्या है, कौन, और आरुणे का मतलब क्या है, आरुणे पुत्र, यानी कि आरुणी का पुत्र लिख करके इसका उत्तर देना है। श्वेत केतु कौन था, तो श्वेत केतु आरुण का पुत्र था। और यह जो प्रश्न है यह आरुणी श्वेत केतु संवाद से लिया गया है। आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्। तो उत्तर लिखना है पुरुराज अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। प्रश्न पूछ रहा था कि पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया। तो पुरुराज ने जो है वो किसके साथ युद्ध किया, सिकंदर के साथ,
युद्ध किया था। तो यह जो आपका प्रश्न है, इसमें यह वीर वीरेण पूजते पाठ से लिया गया है। इसमें पुरुराज यानी कि पोरस ने यूनानी आक्रमणकारी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के साथ युद्ध किया था, और संस्कृत में सिकंदर को क्या कहते हैं? सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रशेखर स्वपितः नाम किम अकथ्यत, यानी कि चंद्रशेखर ने अपने पिता का क्या नाम बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर स्वपितुः नाम स्वतंत्र इति अकथ्यत। यहाँ पे देशभक्त चंद्रशेखर जो है वो पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब अंग्रेज न्यायाधीश ने अदालत में 15 साल के चंद्रशेखर से उनके पिता का नाम पूछा, तो उस वीर क्रांतिकारी ने गर्व से अपने पिता का नाम स्वतंत्र यानी कि आजाद बताया। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है लास्ट कि कीर्ति केन वर्धते, यानी कि कीर्ति या यश किससे बढ़ता है? तो कीर्ति दानेन वर्धते, यानी कि कीर्ति जो है आपका दान देने से बढ़ता है। यहाँ पे केन किम वर्धते पाठ से लिया गया है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इंसान की कीर्ति पैसे जमा करने से नहीं बल्कि दान करने से बढ़ती है। अब दोस्तों आगे आपका 10वां प्रश्न। चलिए 10वां प्रश्न पहले मैं आपको दिखा दूं। 10वां प्रश्न आपका ये चारों 9 प्रश्न का उत्तर हमने लिख लिया। अब बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न। तो पेपर में आपका 10वां और आखिरी प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्नलिखित निबंध लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्दों में आपको 7 नंबर का प्रश्न है। 200 शब्दों में आपको इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो चलिए मैं आपको चारों पर निबंध लिख के दिखाता हूँ। चलिए पहला निबंध मैं आपको लिख के दिखाता हूँ देश प्रेम पर। देश प्रेम में आप कैसे निबंध लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे देश प्रेम, पहला हेडिंग बनाएंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिस देश की मिट्टी में हम जन्म लेते हैं उसका जल पीकर अन्न खाकर बड़े होते हैं, उससे प्रेम होना एक स्वाभाविक और पवित्र भावना है। आपको दूसरी हेडिंग बनानी है देश प्रेम का अर्थ। केवल नारे लगाना देश प्रेम नहीं है, देश के कानूनों का पालन करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना और देश के विकास में अपना योगदान देना सच्चा देश धर्म होता है। तीसरी हेडिंग बनानी है देश प्रेम का महत्व। देश प्रेम ही वह शक्ति है जो नागरिकों को एकजुट रखती है। इसी भावना के कारण हमारे वीर सैनिक सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। चौथी और आखिरी हेडिंग बनानी है आपको उपसंहार। अंततः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। एक सच्चा देशभक्त ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है निबंध लिखना है। अब चलिए दूसरा निबंध आप कैसे लिखेंगे? सांप्रदायिकता एक अभिशाप पर। इसमें आपको पहला हेडिंग बनाना है प्रस्तावना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ अनेकता में एकता हमारी पहचान है, परंतु जब कोई समूह अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को हीन समझने लगता है तो सांप्रदायिकता का जन्म होता है। दूसरी हेडिंग बनानी है सांप्रदायिकता के कारण। तो यहाँ आपका अशिक्षा, राजनीतिक स्वार्थ, अफवाहें और धार्मिक कट्टरता इसके प्रमुख कारण होती हैं। कुछ स्वार्थी तत्व अपने फायदे के लिए भोली भाली जनता को भड़काते हैं। तीसरा हेडिंग बनाना है दुष्परिणाम एक अभिशाप। सांप्रदायिकता देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इससे दंगे होते हैं, निर्दोष लोगों की जान जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति का भारी नुकसान होता है। यह समाज में नफरत का जहर घोल देती है। चौथी हेडिंग बनाना है आपको उपसंहार। इसमें लिखना है आपको कि इस अभिशाप को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रसार और सर्वधर्म समभाव की भावना आवश्यक है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो इस तरीके से आपको इस पे निबंध लिखना है। अब चलिए बढ़िए आगे। तीसरा आपको बनाना है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसके ऊपर आप कैसे लिखेंगे अपना पूरा निबंध, चलिए दिखाते हैं। पहली हेडिंग बनानी है आपको प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपको लिखना है कि आज का युग विज्ञान का युग है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक आज हमारे जीवन का हर हिस्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विज्ञान ने जहां जीवन को सुखमय बनाया है वहीं विनाश के द्वार भी खोले हैं। दूसरी हेडिंग बनानी है विज्ञान वरदान के रूप में। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने असाध्य रोगों का इलाज ढूंढा है। कृषि, यातायात, ट्रेन, हवाई जहाज और संचार, मोबाइल, इंटरनेट के क्षेत्र में विज्ञान ने चमत्कार कर दिया है। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। तीसरी हेडिंग है आपका विज्ञान अभिशाप के रूप में। सिक्के के दूसरे पहलू की तरह अगर देखा जाए तो विज्ञान के नुकसान भी हैं। परमाणु बम, जैविक हथियार, बढ़ता प्रदूषण और इंटरनेट के दुरुपयोग ने मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चौथी और आखिरी हेडिंग बनानी है आपको उपसंहार। इसमें लिखना है आपको कि विज्ञान अपने आप में न वरदान है न अभिशाप।
यह मनुष्य के उपयोग पर निर्भर करता है कि यदि हम इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे तो यह वरदान है, और यदि विनाश के लिए करेंगे तो यह भयंकर अभिशाप सिद्ध होगा। अब चलिए चौथा और आखिरी आपको लिखना है, चौथा और आपको आखिरी लिखना है स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको हेडिंग बनानी है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। इसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। दूसरी हेडिंग बनानी है आपको अभियान का उद्देश्य। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की सड़कों, गलियों और मोहल्लों को साफ सुथरा करना और खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करना होता है। तीसरी हेडिंग बनानी है आपको कि समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इस अभियान ने भारतीय समाज की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव लाया और लोगों में कूड़ेदान के उपयोग और साफ सफाई के प्रति जागरूकता आई है। बीमारियां कम हुई हैं और पर्यावरण में सुधार हुआ है। चौथी हेडिंग आपको बनानी है उपसंहार। इसमें लिखना है आपको कि स्वच्छ भारत का सपना केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सभी 140 करोड़ भारतीयों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको पूरा हाई स्कूल 2026 का कक्षा 10 का पेपर हिंदी का सॉल्व करना है। देखिए कैसे मैंने जो है आपको सारे इन प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए आपको समझाया हुआ है, और सारे आंसर को मैंने लिख करके आपको इसमें दिया हुआ है किस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना है अपने बोर्ड की कॉपी में। अगर आप कैसा लिख करके अपने कॉपी में आए हैं, आप ये वीडियो देख करके अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि हम कैसे लिख करके आए हैं और कैसे इसमें आपको लिखना था। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आप कैसे लिख करके पेपर में आए हैं और आपको कितना नंबर आपको यूपी बोर्ड के इस इलाहाबाद पेपर हिंदी के पेपर में आपको कितना नंबर मिल सकता है। तो एक तरीके से पूरा आपका ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल कक्षा 10 का 2026 का जो पेपर हुआ है 4 दिन पहले, उसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो है, पूरा सॉल्व पेपर वीडियो है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपका हाई स्कूल का जो आपका दूसरा पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसको मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर के जल्दी ही आपके सामने आ रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे ऑल हिट एग्जाम, मेरे चैनल का नाम इसीलिए है क्योंकि इस ऑल हिट एग्जाम पे हम पूरे भारत के सभी प्रकार के जो भी पेपर होते हैं, जो हिट एग्जाम है, उन सभी हिट एग्जाम को मैं इसमें शामिल करूंगा। उसी हिट एग्जाम के तौर पे आपका ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 हाई स्कूल का पेपर भी आपका आता है। तो ये पूरा आज का पेपर आपका हाई स्कूल हिंदी का समाप्त होता है। बाकी जो है दोस्तों अगले सारे पेपरों को मैं हल करके इसी तरीके से आपके सामने लाता रहूंगा। बस आप लोग जो है अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।